हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 4 के बारे में और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के 3 मॉक टेस्ट को देखा होगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है CGL 4 और बिहार एसआई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि राज्य के नीतिशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने ये कथन कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, KT शाह के द्वारा ये कथन कहा गया था कि राज्य के नीतिशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है कि यह कथन प्रोफेसर KT शाह ने कहा था। उन्होंने संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति सिद्धांतों की प्रकृति को इस प्रकार व्यक्त किया था कि इसका तात्पर्य है कि नीतिशक सिद्धांत केवल मार्गदर्शक है और इन्हें लागू करने का सरकार की इच्छा और साधनों पर निर्भर करता है। बात करते हैं राज्य के नीतिशक सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक यहाँ पे इसका वर्णन किया गया और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैत शासन का जो काल चल रहा था, उसे डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी। किसने ये संज्ञा दिया है? वो इतिहासकार कौन थे? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, KM पडिक्कर। ठीक है, KM पडिक्कर, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पढ़ पाएंगे कि इतिहासकार KM पडिक्कर ने 1765 से 72 तक कंपनी के राज्य को, यानी द्वैत शासन के काल को, डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी। जब 2 शासक एक सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैत शासन कहा जाता है और इस शासन को इन्होंने, KM पडिक्कर ने, डाकुओं की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आता है कि पत्ती का वह भाग जहाँ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पत्ती का वह भाग जहाँ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम लोग मेसाफिल कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन बी होगा मेसाफिल कोशिकाएं। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जहाँ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है उसे पॉलीसेडी कोशिकाएं, यानी पैलिसेड कोशिकाएं, सेल्स, या फिर पॉलीसेड मेसाफिल कहा जाता है। यह परत पत्ती के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे, तब जाकर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। और बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी स्टडी मटेरियल्स होती हैं और इस बुक को आप अपनी नज़दीकी मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील से भी आप मंगा सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए, DONER, डोनर, यानी जो O दिख रहा है उसे हम लोग डोनर। तो O में तो भाई निगेटिव या पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर रहेगा। अगर O पॉजिटिव रहेगा तो ध्यान रखना है कि O निगेटिव वाला ही आपका सही आंसर होता है, यानी O निगेटिव जो है उसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। और AB पॉजिटिव जो है इसे हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और डोनर जो होता है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 पॉइंट है: प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया। बताना यह है कि उपरोक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में ज़्यादा जुड़ता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एब्जॉर्व करता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगर इसे हम लोग काटें तो श्वसन में भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जोड़ते हैं। जैव पदार्थों के अपक्षय में होता है, ज्वालामुखी क्रिया में भी होता है, यानी 2, 3, 4 यहाँ पे हो सकता है। तो C को टिक करेंगे, C यहाँ पे करेक्ट बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुँचा दिया है। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है।
ये जो कथन था लॉर्ड वेलेस्ली का था। जब इन्होंने सहायक संधि को स्टार्ट किया था 1798 में, तो आप देख पाएंगे कि सहायक संधि के संबंध में यह कथन लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू करके भारतीय रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया। इस नीति के तहत भारतीय रियासतों को अपनी स्वतंत्रता त्याग कर ब्रिटिश सेना और संरक्षण पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे वे राजनीतिक रूप से कमजोर और निर्भर हो गए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि सहायक संधि को भारत में स्टार्ट करने का श्रेय किसे दिया था, तो डुप्ले को दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, तो हैदराबाद के निज़ाम ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि, ये डेट याद रखना, यानी जो ईस्वी है अमृतसर की संधि 1809 में होती है, याद रखना है। किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, यानी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच सतलज नदी को लेकर के समझौता हुआ था, ऑप्शन डी। भारत में कैश रिजर्व रेशियो यानी जो सीसीआर होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा कि सीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो किसके द्वारा तय किया जाता है, तो ये जो रेशियो तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, ऑप्शन बी होगा आरबीआई के द्वारा। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे, कैश रिजर्व रेशियो यह वह न्यूनतम प्रतिशत होता है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। इसका उपयोग मौद्रिक नीति के एक उपकरण में रूप में किया जाता है। आरबीआई इसका उपयोग बाजार में तरलता को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को संतुलित करने में करता है, ठीक है। सीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन में करते हैं, तो देखिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन में करते हैं, तो आय असमानता जो है, आय असमानता को मापने में लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी का संबंध किससे, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का संबंध हो जाएगा आय वितरण, ऑप्शन बी आय वितरण। तो ध्यान रखिएगा आय वितरण से ऑप्शन बी। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी एक आर्थिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि धनवान वर्ग और व्यवसाय को कर में राहत या फिर अन्य आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने से उनके द्वारा किए गए निवेश और व्यय से सामाजिक और आर्थिक लाभ निचले वर्गों तक स्वतः ही पहुंच जाते हैं। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट ये सिद्धांत कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि जब आर्थिक विकास के लिए धनी वर्ग को बढ़ावा दिया जाता है तो उनका निवेश, खर्च और व्यापार विस्तार से नई नौकरियां पैदा होती है और आय बढ़ती है, जिससे गरीब और निम्न वर्ग को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। इसे अक्सर ऊपर से नीचे विकास, ठीक है, ऊपर से नीचे विकास के दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, लेकिन फॉलो होता है कि नहीं होता है आजकल के पता नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एचडीआई में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसके 1990 में जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने इसको पेश किया था। और यहाँ पे इसमें शामिल होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, तीन चीज़ों को देखा जाता है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी ने किस वर्ष में स्वराज की शपथ ली थी, तो देखिए रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी ने स्वराज की शपथ 1645 ईस्वी में लिया था इन्होंने, तो बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1645 में रायरेश्वर मंदिर में स्वराज की शपथ ली थी। उस समय उनकी उम्र महज 16 वर्ष की थी। रायरेश्वर जो मंदिर है पुणे के पास भोर तालुका में स्थित है। यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय यानी 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था, तो सिंध का जो विलय किया गया था 1843 में किसके समय में, तो लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, दासों का उन्मूलन आपने पढ़ा हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो दो कथन दिया गया, फर्स्ट और सेकंड को पढ़ के बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि वाटसन और क्रीक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल सही है कि डीएनए का डबल हेलिक्स जो संरचना मॉडल प्रस्तुत किया गया था वाटसन और क्रीक के द्वारा 1953 में, करेक्ट है। सेकेंड की दो पूरक डीएनए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन्स बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी करेक्ट होगा। एक और दो दोनों सही है। किस गति में त्वरण हमेशा स्थिर रहता है, किस गति में त्वरण हमेशा स्थिर रहता है,
तो राइट क्या बनेगा? ऑप्शन बी, समान त्वरण वाली जो गति होगी, तो यहाँ पे करेक्ट होगा समान त्वरण वाली जो गति होगी वो हमेशा स्थिर रहती है, ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि समान त्वरण गति में वस्तु का त्वरण समय के साथ स्थिर रहता है, यह न्यूटन गति के नियम पर आधारित होता है। पानी का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? पानी का उच्च क्वथनांक जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के द्वारा, ऑप्शन बी। भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग, जिसे आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और हाल ही में नीति आयोग ने अपना 10 वर्ष कंप्लीट किया, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और आज हमने क्रॉस कर लिया है 1 जनवरी 2025, तो यानी टोटल 10 वर्ष इसका कंप्लीट हो चुका है। और योजना आयोग 1950 में इसका गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय होता है। इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में सभी सही, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं कि यह पतन जिसे देश को मतलब देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया, कौन सा बंदरगाह है जिसे देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह का दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, एनोर पतन। एनोर जो बंदरगाह है वो आपका तमिलनाडु में, चेन्नई में पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहे उनके कालक्रम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सही निकल के आएगा कि पहले बहादुर शाह प्रथम, जो उसका बेटा था मुअज्जम, वो बना बहादुर शाह प्रथम। फिर उसके आगे देखेंगे जहांदार शाह, फरुखसियर शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, यानी कि क्रम जो होगा 1 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट है, तो हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान, ऑप्शन बी। हाथी गुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन किया गया है? हाथी गुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन किया गया? कलिंग राजा खारवेल, डी होगा कलिंग राजा खारवेल। लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजेन के रूप में। मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इनके संबंध में 3 कथन दिए गए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा जहांदार शाह के संबंध में। तो जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही है। इस समय जजिया समाप्त किया गया, ये भी सही है। और इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा स्वाई की उपाधि दी गई थी, पदवी दी गई थी। तो तीनों कथन सही होगा, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता था? आप तो थोड़ा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा बनता है कि मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इजारेदार, तो देखिए इजारेदार किसे कहते थे? लगान वसूलने वाला जो ठेकेदार होते थे उसे इजारेदार कहा जाता था। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मुगल काल में इजारेदार का संबंध राजस्व प्रशासन से था। इजारेदारी प्रणाली का विवरण। इजारेदार वह व्यक्ति होता था जिसे किसी क्षेत्र का राजस्व वसूलने का ठेका दिया जाता था, यानी ठेकेदार होता था। यह प्रणाली उस समय लागू होती थी जब सरकार को तत्काल राजस्व की आवश्यकता होती थी। इजारेदार ठेके के बदले में सरकार को एक निश्चित राशि अदा करता था और फिर किसानों से राजस्व वसूली करता था, मतलब मनमानी एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि काली मिट्टी समानतः नहीं पाई जाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से काली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वो दक्कन के क्षेत्रों में, दक्कन का जो पठार है उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और काली मिट्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कपास के लिए, काली मिट्टी जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं या फिर काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, भारत में एक प्रमुख प्रकार की मिट्टी है। यह मुख्यतः कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। काली मिट्टी मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से बनती है। यह दक्कन का पठार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बांध और नदियों के मिलान यहाँ पे किया गया।
तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि सही क्या बनेगा। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया, तो ये महानदी पर है। तो फर्स्ट का 4 कहाँ पर मिल रहा है, तीनों जगह पर है। ठीक है, अगर हम टिहरी डैम की बात करें तो भागीरथी और बिलांगना 2 नदियों पर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सी का 2 के साथ सी का 2 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी हमारा ये तो कट गया। राइट, अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए थीन डैम जो है किस नदी पर है, थीन डैम आपका पड़ता है रावी नदी पर। ठीक है, थीन डैम जो कि रावी नदी पर। तो अगर हम थीन डैम को रावी नदी पर मिलान करें तो डी का 3 के साथ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। राइट, चलिए अगला प्रश्न, मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मदुमलाई जो पशु विहार है ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। राइट, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ स्थित होता है, किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित होता है, तो बाहरी पृष्ठ पर। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। किस राज्य ने मिंटो हॉल का नाम बदल करके कुशाभाऊ ठाकरे किया है, मिंटो हॉल का नाम बदल करके कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया, तो क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तन करता है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तन करता है, और वो रंग है आपका बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कांच के प्रिज्म में जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो बैंगनी प्रकाश की गति सबसे कम होती है। बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से ये अपवर्तन भी ज़्यादा करता है। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे करेक्ट होगा। और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 3.98। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या होगा। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पंचायती राज की अगर हम बात करें तो सबसे निचला जो क्रम होता है वो ग्राम सभा का होता है, यानी 2 आएगा, फिर उसके बाद पंचायत समिति आती है, फिर उसके बाद जिला परिषद, यानी 2 1 3। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। और पंचायती राज से जुड़े हुए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स अभी आपको फिलहाल में प्रोवाइड करा था जब हम लोग बीपीएससी का रिवीजन कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने अपना हैंड राइटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा था। तो जिनको नोट्स मिला है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला वो एप्लीकेशन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ, ऑप्शन सी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये ग्रहण किया गया है कनाडा के संविधान से, तो यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार दिया गया, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार या फिर शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा जो कि ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालित, तो ये अनुच्छेद 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन अनुच्छेद 29 की बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करता है। यह गारंटी देता है कि धार्मिक या फिर भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा या आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने या सरकारी धन से सहायता लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये 29 में कहा जाता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस तो सभी को पता है कि 5 जून को मनाते हैं और काफ़ी लोग इसको गलती भी कर देते हैं यही समझ करके, लेकिन इसमें स्वास्थ्य जो वर्ड लगा है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन मतलब ठंडक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और वो आपका है फ्रेऑन। ठीक है, फ्रेऑन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो फ्रेऑन यहाँ पे करेक्ट होगा। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? वेक्टर क्या है इसका? तो मादा एनाफिलिस जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये मलेरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, ध्यान रखिएगा, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन के फलस्वरूप अनंततः क्या बनता है? जब यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी का विघटन होता है तो सीसा के रूप में, जो कि अंतिम रूप में सीसा के रूप में बनता है। ऑप्शन डी। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे हम लोग जेलीफिश के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन सी, ऑरेलिया जो है वो जेलीफिश के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी। और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे लिखा है कि जेलीफिश को ऑरेलिया के नाम से भी जाना जाता है। वे बिना हड्डी वाले जीव हैं जो समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। जेलीफिश का शरीर एक निर्जीव जेलीनुमा पदार्थ से बना होता है जिसे मैसोलिगिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि सतत विकास की अवधारणा जो है वो ब्रेटलैंड आयोग का उसकी देन है। और यहाँ पे पढ़ेंगे कि सतत आयोग की जो अवधारणा को ब्रेटलैंड आयोग ने दिया था साल 1987 में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की परिभाषा दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कथन 1, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन हो गया, और कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकता है। तो क्या सही होगा? पहला तो गलत होगा क्योंकि दोनों सदन को ये भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, तो पहला गलत हो गया। लोकसभा को भंग कर सकता है, ये सही है। तो केवल और केवल हम 2 को टिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो कमेटी होती है, जिसे हम लोग प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सुस्थिर विकास का क्या तात्पर्य है? सुस्थिर विकास का क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, इसे कहते हैं सुस्थिर विकास। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्यावरण को तहस नहस करते हुए विकास करना वो सुस्थिर विकास का कारण नहीं है। नेक्स्ट, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है? किसने हासिल किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि तमु लोहसार पर्व, तमु लोहसार जो पर्व है वो किस देश में मनाया जा रहा है? हाल ही में मनाया गया था तमु लोहसार पर्व, ये जो कि नेपाल में मनाया गया। ऑप्शन बी होगा, नेपाल में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? उत्तम कार्यस्थल मतलब काफ़ी अच्छा वर्किंग जो प्लेस का दर्जा दिया गया, ये किसे मिला है? तो सेल को। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो। हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? और वो आपका है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आशा करते हैं कि आपने 50 में से काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या सुझाव रहना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया? तो कोयम्बटूर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। क्वेश्चन जो भी हमने दिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।